हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा विश्वास के साथ एक और सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात करेंगे कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। ये जो आज का जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी लेखे। और कंपनी एक ऐसा टॉपिक है, कुल मिला के यूँ कहें कि 12वीं की जो अकाउंटेंसी है उसमें पूरी बुक एक है, वो कंपनी के नाम से चलती है, जिसमें आपको कंपनी किस प्रकार की होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी क्या होती है ना, ओपीसी कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी, है ना। उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन बातें करेंगे। आज का जो सेशन है एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास होने वाला, क्योंकि जो अपन वित्तीय विवरण की बात कर रहे थे, जो अपना पिछला सेशन हुआ था उसमें अपन ने बात की थी कि आपके जो फाइनल अकाउंट है, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें आपकी P&L है, जिसमें आपकी बैलेंस शीट है ना, वो तमाम जो अकाउंट्स होते हैं ना, उसके आधार पर ही एक कंपनी का जो फैसला है वो लिया जाता है ना। इसमें उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में बात करेंगे। तो देखो, टारगेट RES है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 340 पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 340 पोस्टों के लिए ये बड़ा विज्ञापन है, जिसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो आप गजेटेड ऑफिसर बनने का जो सपना देख रहे हो, जो टारगेट RES है, तो उसको अपने को साकार करना है, तो लगातार अपने को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। और ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट और लगातार रूटीन में परीक्षा तक आपके जो सारे जो सवाल हैं उनका जवाब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा अनावश्यक बातें न करते हुए काम की बात करते हुए आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ कंपनी लेखे, है ना, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। अपन की जो पहली चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने आपको 11वीं की जो बेसिक अकाउंटेंसी, जिसमें आपके जो सहायक भैया हैं, जर्नल है, प्रॉपर जर्नल है, आपके ट्रायल बैलेंस है ना, आपके और सारे जो अकाउंट है वो मैंने कंप्लीट करवाए। आज अपन बात करेंगे कंपनी लेखे की। मैं ये नहीं कहता कि 11वीं का पूरा हो गया, 11वीं के अभी एक दो टॉपिक और है, जिसमें आपका डिप्रेसिएशन है, विनिमय बिल है, आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग है, वो टॉपिक और है, वो और करेंगे। लेकिन ये कंपनी लेखा है, वो महत्वपूर्ण है, तो अपन इसको फटाफट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहे, और जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। और जैसा थंबनेल देख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग है, कंपनी लेखे अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, है ना। किस तरीके से एक कंपनी है वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, उस पर अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक जो नॉलेज है उससे अपन बात करेंगे। मेरा टारगेट ये नहीं है मैं इसके 100 MCQ आपको बना के दे दूं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अपने को क्या है, हर पॉइंट पढ़ना, जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे उसका बेनिफिट है आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो देखो कंपनी अधिनियम 2013 पहले कौन सा था? पहले कंपनी अधिनियम 1956 था, जो चेंज होके अब क्या आ गया, कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 जो धारा 220 है ना, तो कंपनी की परिभाषा आपको किसमें मिलेगी? धारा 220 के तहत आपको परिभाषाएं मिलेगी। इसमें देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे अपन OPC की बात करें, वन पर्सन कंपनी है, वो आपकी धारा 262 के तहत आती है ना। अगर अपन OPC के अलावा अपन निजी कंपनी की बात करें, है ना, आगे अपन सारी बात कर लेंगे। निजी कंपनी की बात करें तो वो आती है आपकी धारा 268 के तहत, है ना, धारा 268 के तहत। और अगर सार्वजनिक कंपनी की बात करें, सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो धारा आपकी 271 के तहत, 271 के तहत है, वो आपकी सार्वजनिक कंपनी आती है। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सारी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने को ध्यान में रखना है कंपनी अधिनियम 2013 की जो परिभाषा है वो धारा 220 के तहत आती है। तो पूछा जा सकता है कंपनी की परिभाषा किसके तहत है, तो धारा उसकी उपधारा 20 है, तो 220 के अनुसार। और ये क्या कहती है कि कंपनी से आशय
इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कंपनी से। ये ऑथेंटिक परिभाषा है जो आपके कंपनी अधिनियम में दी गई है ना। उसके अनुसार वैसे तो अपन नॉर्मली अपन ये कह सकते हैं कि कंपनी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार रखती है, कंपनी एक सार्वभौम मुद्रा जारी करती है जिसकी स्वयं की एक मोहर होती है ना, इस तरीके से परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन ये धारा 220 के तहत बताई गई जो एक पंजीकृत कंपनी होगी, चाहे वो इस अधिनियम में हो और चाहे पहले जो आपका कंपनी अधिनियम 1956 चलता था उसके तहत, ठीक है। अब अपन बात कर सकते हैं भाई कंपनी का उद्भव कहां से हुआ। तो सबसे पहले जो कंपनी शब्द है ना, कंपनी शब्द है वो इंग्लैंड से आया है। कहां से? इंग्लैंड से है वो कंपनी शब्द है वो आया है। सबसे पहले इंग्लैंड ने कंपनी शब्द है वो दिया और उसी के तहत उन्होंने एक कंपनी स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की थी कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से स्थापना की थी। तो वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखते हैं कि भाई कंपनी सबसे पहले कहां बनी थी, किस कंपनी अधिनियम सबसे पहले किस देश में आया था, तो वो इंग्लैंड में आया था। और वहीं से उन्होंने, क्योंकि एक पहले एक नाम चलता था शाही अधिकार पत्र, है ना, शाही अधिकार पत्र है वो एक नाम चलता था और उसके आधार पर यह कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये शाही अधिकार पत्र उसी के आधार पर ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नॉर्मली अपने थोड़ी सी ये जानकारी रखनी है कि भाई कंपनी है वो सबसे पहले अधिनियम बना था इंग्लैंड में और उसी को वहां क्या कहा जाता, शाही अधिकार पत्र, और उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो उनके द्वारा 1600 ईस्वी में की गई थी। और उसके बाद भारत में धीरे धीरे कंपनियों का स्वरूप आया। सबसे पहले भारत में अधिनियम बना कंपनी अधिनियम 1956 और फिर उसको मॉडिफाइड किया गया, सुधार किए गए, कुछ जो कमियां रह गई थी उसमें सुधार करके अब कंपनी अधिनियम जो 2013 है लेटेस्ट, जिसमें जो धारा दी गई धारा 220 के तहत इसकी परिभाषा दी गई, ठीक है। बढ़े आगे। ये एक प्रसिद्ध अपने अकाउंटेंसी के विद्वान रहे हैं, है ना, हेने, प्रोफेसर हेने। प्रोफेसर हेने ने क्या कहा है, प्रोफेसर हेने ने क्या कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कंपनी है ना, कृत्रिम व्यक्ति है ना, प्राकृतिक व्यक्ति है ना, इस तरीके से अपने को घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रोफेसर हेने की ये परिभाषा आप याद करते ही सारी चीजें वो आपके कंफर्म हो जाती है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, यानी उनका अस्तित्व है वो सदस्य से पृथक होता है। सदस्य आते हैं जाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपन ने एक शब्द पढ़ा था साझेदारी, है ना। साझेदारी में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो दो साझेदार है, एक चला जाता है, एक लेफ्ट कर जाता है, तो वहां पर क्या है उस साझेदारी का भी विघटन हो जाता है और फर्म का भी विघटन हो जाता है। और अगर 3 है और एक चला गया तो वहां पर फर्म का विघटन तो नहीं होता है लेकिन साझेदारी का विघटन होता है, यानी साझेदारी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई मैटर नहीं है, कितने ही सदस्य आए कितने ही सदस्य जाए कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं, यानी इसके जो उत्तराधिकार होते हैं वो अविच्छिन्न होते हैं, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। और साथ में एक सार्वभौम मुद्रा होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं। एक सार्वभौम मुद्रा होती है यानी एक मोहर कहते हैं, ठीक है। यह बात किसने कही है, प्रोफेसर हेने ने कही है। तो ये परिभाषा आप हेने के रूप में भी ध्यान में रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि ये परिभाषा दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये परिभाषा प्रोफेसर हेने के द्वारा दी गई है ना। तो कुल मिलाकर इस परिभाषा का अपन इस तरीके से सारांश निकाल सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है ना, जिसके सदस्यों से उसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और अपना काम है वो एक सार्वभौम मुद्रा द्वारा करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं, मोहर कहते हैं, है ना।
जब आप भी गजेटेड ऑफिसर बनोगे तो आपके नाम की भी एक मोहर होगी, लोग आपसे अटेस्टेड करवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, न जाने कितने तरीके के प्रमाण पत्र है, उनको अटेस्टेड करने का आपको मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो आप सपना देख रहे हो उस सपने को साकार करना है। अगर आपको भी ऐसी मोहर चाहिए जो आपके नाम की हो, है ना, आपके नाम की हो, आपके विद्यालय के नाम की हो, और आपको भी अटेस्टेड करने का मौका मिला, आपके पास फॉर्म आए, सर प्लीज हमारा ये फॉर्म अटेस्टेड कीजिए ना, तो एक अलग ही अनुभूति आपको वहां पर महसूस होगी। तो जो टारगेट आप लेके चल रहे हो उसको अपने को पूरा करना है, और वो आपका है टारगेट आरईएस, है ना, इसको अपने को पूरा करना है, टारगेट आरईएस को पूरा करना। ठीक है, ये हो गई हेडिंग की परिभाषा। बढ़े आगे, आगे देखते हैं कंपनी की विशेषताएं, है ना। अपन क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, और ये चीज आप पढ़ लोगे ना तो फिर कंपनी में से कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग है। जैसे ये विशेषताएं आ गई, उसी में अपन मान लेते हैं कि भाई कंपनी में एक होता है वित्तीय वर्ष, है ना, वित्तीय वर्ष होता है, वो किस धारा में होता है, आपका जो वित्तीय वर्ष होता है वो किस धारा में होता है, वो होता है आपका 241, है ना, वित्तीय वर्ष है वो आपकी धारा 2 उपधारा 41 के तहत आता है ना। अगर बात करें अपन वित्तीय विवरण, ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय विवरण ये होता है आपका धारा 2 और 40 के तहत, है ना। वित्तीय विवरण कितने में तैयार किया है, धारा 240 के तहत। वित्तीय विवरण के बारे में अलग से अपन बात करेंगे तो वहां पर अपने देख लेंगे। अगर बात करें विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी, तो विदेशी कंपनी है उसकी कितनी होती है, 2 तो होती है और 42, है ना, धारा 242 के तहत विदेशी कंपनी आती है। तो इनको आप नोट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपकी जो OPCN 1% कंपनी है वो धारा 262 के तहत आती है ना। आपकी निजी कंपनी है वो 268 के तहत आती है, सार्वजनिक कंपनी है वो 271 के तहत आती है ना। और इसके बाद वित्तीय वर्ष होता है वो धारा 241 में आता है ना। वित्तीय विवरण है वो 240 में आता है, विदेशी कंपनी है वो 242 में आती है। तो इस तरीके की चीज है वो अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। साथ ही अपन ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि भाई जो कंपनी अधिनियम 2013 है ना, कंपनी अधिनियम 2013 होता है, उसमें अपन कई बार ये आता है कि भाई राष्ट्रपति द्वारा इसकी अनुमति कब दी गई, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति कब दी गई थी, है ना। तो ये भी अपन ध्यान में रख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 29 अगस्त 2013 को यह प्रदान की गई थी, और उसी के तहत यह कानून बन गया था। तो इस तरीके की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सबकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपके हर जो डाउट है वो क्लियर होते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे विशेषताओं की, है ना। तो विशेषताओं में पहले आपका कि कंपनी 2013 इसके पूर्व किसी भी अधिनियम के तहत समामेलित संस्था होनी चाहिए, है ना। कंपनी का विशेषता क्या है कि या तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या इससे पहले के कोई अधिनियम है, जैसे मैं बात कर रहा था कंपनी अधिनियम 1956, तो उसके तहत ये क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बात करें दूसरा कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति होती है, यानी विधान, इसके लिए एक अलग विधान बना गया है जिसे अपन कंपनी अधिनियम 2013 कहते हैं, और जो विधान बना उसके तहत ये एक निर्मित व्यक्ति यानी निर्मित कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति के रूप में ये काम करती है। इसमें लोग आते हैं जाते हैं, सदस्य आते हैं जाते हैं, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, कंपनी का जो अस्तित्व होता है अपने सदस्यों से पृथक होता, अलग अलग होता है। कंपनी के जितने भी जो सदस्य उन सब का जो अस्तित्व है वो उन सदस्यों से सबसे अलग अलग होता है, यानी एक दूसरे के प्रति उनकी किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है, सारी की सारी कंपनी के प्रति जवाबदेही होती है, और इसीलिए इसमें दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित दायित्व होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कंपनी का उत्तराधिकार सतत होता है ना। उत्तराधिकार और सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार जारी रहता, सदस्य के आने
और जाने से कंपनी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, हो गई बात। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई, इन विशेषताओं के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। पांचवी विशेषताएं क्या होती है ना, अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई कंपनी के सदस्य होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, तो उन सदस्यों का दायित्व है वो सीमित दायित्व होता है। जहां तक उन्होंने पूंजी लगाई है, जहां तक उन्होंने अंश खरीदे हैं, वहां तक उनका दायित्व है, उनकी लायबिलिटीज होती है, आगे उनकी लायबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, तो अंशों द्वारा हो गया। 6 नंबर पॉइंट क्या है कि निजी कंपनी को छोड़कर, है ना, निजी कंपनी यानी निजी कंपनी कौन सी है, जिसको अपन प्राइवेट कंपनी कहते हैं, कि निजी कंपनी को छोड़कर एक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यानी निजी कंपनी है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। निजी कंपनी को छोड़कर बाकी एक कंपनी वो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से कर सकती है, ये भी एक कंपनी की विशेषता में काम में करेगी। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है कि कंपनी संचालन उसके द्वारा या कंपनी संचालन उसके स्वामियों के द्वारा चुने गए जो संचालक होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके द्वारा उस कंपनी का संचालन किया जाता है। यानी एक विशेष व्यक्ति का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, है ना, उसके निर्देशक होते हैं, सीईओ होते हैं, उन सब की भागीदारी से उस कंपनी का है वो संचालन किया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। एक पॉइंट और बनता है, इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जो अपन ने बात कर ली। कुल मिलाकर अगर आप हेने की परिभाषा याद कर लेते हो, है ना, जो आपके प्रोफेसर हेने हैं, प्रोफेसर हेने हैं, उसकी परिभाषा आप याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिक ही उन्हीं परिभाषाओं में आपकी सारी विशेषताएं भी आ जाएंगी, है ना। अपने को क्या करना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। कंपनी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ही, है ना, इसमें से प्रश्न आना ही आना है, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगातार आप जुड़ते रहोगे तो फटाफट वो आपका सिलेबस हो जाएगा और आप जो चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया आप तैयारी करो, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी की अपने एक सार्वभौम मुद्रा होती है, ये भी एक विशेषता के रूप में उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो कंपनियों के प्रकार, है ना, कंपनी कितने प्रकार की होती है उस पर भी अपन बातें कर लेते हैं। कंपनियों के प्रकार वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। ये होती है आपकी ओपीसी, कौन सी होती है, ओपीसी, जो धारा 262 के तहत है काम करती है। एक मैंने आपको बता दिया निजी, जो आगे आएगी, अभी इसमें दे रखा है, अपन लिखने की क्या आवश्यकता है ना, ये सारी चीज दे रखी है ना। पहले आपकी आगे, पहले 1% नाम की कोई कंपनी नहीं होती थी कि एक अकेला व्यक्ति क्या एक कंपनी हो सकता है क्या, पहले नहीं होती थी। लेकिन जब कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ तो उन्होंने एक व्यक्ति वाली कंपनी यानी ओपीसी 1% कंपनी है, उसका जो तरीका था वो भी उसमें दे दिया। तो ये चीज हो गई कि ओपीसी भी होने लगी। तो क्या कहती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के तहत, धारा 262 के अनुसार व्यक्ति वाली यानी एक व्यक्ति वाली कंपनी से उस कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है ना। इस प्रकार की कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप ही होता। कुल मिलाकर निजी कंपनी की तरह ही यह काम करती है ना। जिस प्रकार आपने देखा ना कि भाई निजी कंपनी में कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। उसी प्रकार आपकी ओपीसी में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है ना, एक ही व्यक्ति होता है। इसकी जो भूमिका है, इसका समावेलन है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज है वो एक निजी कंपनी की तरह ही होती है। तो ओपीसी में अगर कोई पूछता है तो अपने को ध्यान में रखना है इसकी कितनी होती है, धारा 262 के तहत इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है या इसका गठन किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी ओपीसी। आगे बढ़े, दूसरी कंपनी आती है आपकी निजी कंपनी, है ना। निजी कंपनी, निजी कंपनी जिसे अपन प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं, इसका जो गठन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के तहत है, इसका गठन किया गया है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 268 उसके अनुसार, और क्या कहती है कि निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम पूंजी
1,00,000 रुपए या उससे अधिक हो, है ना, 1,00,000 रुपए या उससे अधिक है तो वो आपकी निजी कंपनी मिलेगी। साथ में निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती? नंबर 1, अंशों के स्थानांतरण अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी है वो अपने अंशों का स्थानांतरण नहीं कर सकती है ना, निजी कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण नहीं करती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर, है ना, एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर सदस्यों की संख्या अधिकतम 200, है ना, सदस्य क्या हो गए? सदस्य संख्या, है ना, न्यूनतम कितनी हो जाएगी? न्यूनतम तो होगी 2 और अधिकतम 200, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना कि भाई ओपीसी में तो एक कंपनी होता है, लेकिन ओपीसी कंपनी को छोड़कर सदस्यों की संख्या वो अधिकतम है वो 200 तक सीमित करती है ना। एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है वो होती है ना, तो इसलिए हो गया ना, सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 हो सकती है। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड है वो शब्द लगाना जरूरी होता है। जो आपकी निजी कंपनी है उसको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द है वो लगाना आवश्यक होता है, तभी वो आपकी निजी कंपनी की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। क्या आएगी? निजी कंपनी की कैटेगरी में आएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये बात होती है निजी कंपनी जिसमें सदस्यों की संख्या 2 और 200, अधिनियम धारा 268, पूंजी 1,00,000 रुपए, अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध, है ना, सदस्यों की संख्या 2 और 200 और कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ये बात होती है आपकी किससे रिलेटेड? निजी कंपनी से रिलेटेड बात होगी। पहली होगी आपकी ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, अब होगी आपकी प्राइवेट कंपनी और अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब आती है आपकी सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी जिसे पब्लिक कंपनी कहते हैं, है ना, पब्लिक कंपनी के नाम से ये जानी जाती है। ये होती है आपकी सार्वजनिक कंपनी, ठीक है, होगी सार्वजनिक कंपनी। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 271 है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई 271 है वो सार्वजनिक कंपनी से संबंधित धारा, है ना। उसके अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है नंबर 1 जो निजी कंपनी नहीं है। जो निजी कंपनी नहीं है, ओपीसी कंपनी नहीं है, वो क्या होगी? सार्वजनिक कंपनी की श्रेणी में आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? जिसकी न्यूनतम पूंजी 5,00,000 रुपए है ना, जिसके न्यूनतम पूंजी कम से कम कितनी है? 5,00,000 रुपए है, वो किस में आएगी? सार्वजनिक कंपनी में आएगी। तीसरा पॉइंट, कंपनी के निर्माण हेतु 7 या अधिक सदस्य होने चाहिए। तो ये कंपनी है, इसमें न्यूनतम जो अपन बात करें सदस्य संख्या, है ना, सदस्य संख्या में इसमें जो न्यूनतम है वो कितने रखे गए? 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं, है ना। अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? न्यूनतम है वो आपके 7 होने चाहिए। ये होता है सार्वजनिक कंपनी में, है ना। इसके अलावा जो एक निजी कंपनी है किंतु यह कंपनी एक ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है ना, निजी कंपनी है लेकिन एक ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो कि निजी कंपनी नहीं है ना। सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द है वो लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता है? लिमिटेड शब्द वो लिखना पड़ता। यानी एक निजी कंपनी किंतु वह कंपनी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, वो भी इसमें आ सकती है। और साथ में जो सार्वजनिक कंपनी है उसे ना अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है? लिमिटेड शब्द है उसका प्रयोग है वो करना पड़ता है, ठीक है। हो गई बात? क्या शब्द लगेगा? लिमिटेड शब्द है वो लिखना पड़ेगा।
बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है सारी बात। तो तीनों कंपनी की अपनी बात होगी, जो आपकी 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तीनों की बात होने के बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा और बात करूंगा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, है ना। और उसमें आता है आपका, क्या आता है, कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, है ना। कंपनियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, तो इसमें अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है दायित्व के आधार पर, है ना। दायित्व के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर बात करें लायबिलिटीज की बात करें तो दायित्व के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली आती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, है ना। अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या कहती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 222, है ना। तो ये आ गई आपकी 222 में आ गई। इनको चाहो तो आप अलग में नोट्स के रूप में आप ऐड कर सकते हो, है ना। इन धाराओं को आप एक अलग तरीके से जहां जहां आपको उपलब्ध होती है उस हिसाब से आप अलग लिख सकते हो, और लिखने के बाद इनको अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि अगर बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब आप आसानी से दे सको। ठीक है साथियों, हो गई बात। क्योंकि कॉमर्स के लिए मैं ये मानता हूं कि 340 पोस्ट बढ़िया पोस्टों में है, और अगर आप मन लगा के तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अब उसके लिए कुछ समय के लिए अपने को समर्पण है, त्याग है, अनुशासन है, इन पॉइंटों पे चलना पड़ेगा। ये चीज कुछ समय के लिए अपन अपना लेंगे तो निश्चित रूप से 2025 है वो अपने लिए फायदेमंद हो सकता है। अब देखो, मेहनत तो स्वयं को करनी पड़ेगी, खुद के, जब तक खुद तपोगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। दूसरे के तपने से आपको जो क्या है गर्माहट महसूस नहीं होगी। खुद तपोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। तो तपने का मतलब है कठिन मेहनत आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो अंशों द्वारा सीमित कंपनी धारा 222 के तहत अनुसार एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, उसके पार्षद सीमा नियमों द्वारा, है ना, उसके धारित अंशों पर अदद राशि की सीमा तक ही सीमित रहता है। यानी जो उसने कितने अंश धारित कर रखे, धारण कितने अंश कर रखे हैं और उस पर कितनी राशि बकाया है ना, वहां तक ही उसका दायित्व होता है। इसीलिए यह अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। अब अगर इसमें कोई प्रश्न आता है तो आपसे धारा के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है 222 वो किससे रिलेटेड है, तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी से रिलेटेड है। या ये पूछ ले अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी धारा के तहत है, तो 2 उपधारा 22। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहां तक बात क्लियर है, ओके है। तो कंपनियों के वर्गीकरण में पहला हो गया अंशों द्वारा सीमित कंपनी। आगे देखते हैं, आगे दूसरा आता है आपका गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है, ये भी इसमें क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221, है ना, 222 में आपके अंशों द्वारा सीमित है और 221 में गारंटी द्वारा सीमित है ना। जो आपकी 221 है वो किससे रिलेटेड होगी, गारंटी द्वारा। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221 के अनुसार एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उसके सीमा नियम, है ना, जो पार्षद सीमा नियम होते ना, सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक सीमित रहता है जो वे कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए अंशदान करने का वचन देते हैं। यानी गारंटी दे दी इन्होंने गारंटी क्या दी कि भाई कंपनी का समापन होता है तो यहां तक अपन भुगतान कर सकते हैं। तो लिख दिया ना कि जो वे कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए दान करने का वचन देते हैं, है ना, वचन देते हैं, तो वहां तक की अपन बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है गारंटी द्वारा। तो ये गारंटी द्वारा धारा 221 के तहत होती है। तो ये भी आपका जो कंपनी का वर्गीकरण है, जो दायित्व के आधार है, उसमें दूसरा पॉइंट आपका ये होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। आगे बढ़ते हैं असीमित कंपनी, है ना,
अस्मित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 292 है ना, ये थोड़ी सी दूर हो गई है, 292, वो दोनों 21 और 22 में आ गई, लेकिन अस्मित कंपनी है वो धारा 292 के अनुसार एक कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, अस्मित कंपनी कहलाती है। वर्तमान में भारत में अस्मित दायित्व वाली कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है ना, जिसमें सबका दायित्व क्या है, सीमित निर्धारित किया गया है। तो ये कंपनी है जो अस्मित कंपनी है वो धारा 292 के तहत है, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। ठीक है साथियों, बात समझे। तो अपन ने आज है वो कंपनी स्टार्ट की, और कंपनी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। इसमें दो तरीके से होता है, एक तो कंपनी होता है, एक डिबेंचर ऋण पत्र होता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहो, कंपनी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी उन सब की समाधान किया जाएगा, आपके मन में कोई भी जो डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा, और लगातार जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहो, अपने इस परिवार के सदस्य बनते रहो, और इस परिवार के सदस्यों को बढ़ाने के लिए, इस परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप इसके जो जितने भी जो लेसन हुए, जितने भी क्लासेज हुई हैं, उनको अपने साथियों के साथ शेयर करते रहो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और कॉमर्स का एक बड़ा कुटुंब, एक बड़ा परिवार अपन बनाए, ताकि आपको अनावश्यक रूप से कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ऐसा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, साथियों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, ये काम आपको करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो नहीं लगता है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।